हाय, मैं डॉक्टर शाहीन अहमद। मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। ये वीडियो फॉर जनरल अवेयरनेस के लिए है, पब्लिक के जनरल अवेयरनेस के लिए है। पब्लिक को बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि हार्ट के मामले में कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे ही इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरी एक शुरुआत है कि मैं पब्लिक के जनरल क्वेश्चंस का आंसर क्लियर तरीके से दे सकूँ और ताकि पब्लिक को डिसीजन लेने में आसानी हो। तो आज हम बात करेंगे हार्ट डिज़ीज़ क्या है, बेसिक हार्ट डिज़ीज़ का क्या है। शॉर्ट वीडियो रहेगा ताकि इन्फॉर्मेशन क्लियर रहे। देखिए, हार्ट डिज़ीज़ बहुत सारा होता है। हार्ट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़, हार्ट की नसें हैं, धड़कन है, जिसको हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं। हार्ट की बीट है, उसकी बीमारी हो सकती है। मसल है, मायोकार्डियम कहते हैं, मसल की बीमारी हो सकती है। वाल्व है, वाल्व सिकुड़ सकता है, लीक हो सकता है। और मेन वेसल्स होती हैं, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, इनके में भी हो सकती हैं। तो इसमें किसी भी डिज़ीज़ को हम अगर लें तो हार्ट डिज़ीज़ में ही आता है वो। लेकिन ज़्यादातर लोगों में आमतौर पे यही डिस्कशन होता है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज ही। तो लोग हार्ट डिज़ीज़ का मतलब सिर्फ ब्लॉकेज ही समझते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारी बीमारी हो सकती है, लेकिन जो कॉमन बीमारी है आजकल वो हार्ट के ब्लॉकेज है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है। अब ब्लॉकेज क्या होता है? हार्ट में 3 नसें होती हैं, मेनली 2 नसें होती हैं, जिसमें एक लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी जो डिवाइड हो जाती है वो 2 भाग में। तो मेनली 3 बड़ी-बड़ी आर्टरी होती हैं। इन आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे डिपॉज़िट होता है। ये कोलेस्ट्रॉल ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में ही डिपोजिशन होगा, ये शुरू में ही यंग जनरेशन, इवन चाइल्डहुड में ही डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और ये धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता रहता है। इसकी बढ़ने की रफ्तार तेज़ हो सकती है अगर आपको और भी दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि रिस्क फैक्टर्स में आते हैं आपकी बढ़ती उम्र, कुछ जेनेटिक्स हैं जो माता पिता से मिला है, या फिर आप मेल हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, उसके बाद आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, मोटे हैं, खान पान का ध्यान नहीं रखते हैं, पोल्यूशन है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बस ऑफिस में बैठ के काम करना है, खर्राटे लेते हैं। इन सब से ये रिस्क फैक्टर्स हैं। कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन यानी कि कोलेस्ट्रॉल के जमने की स्पीड बढ़ जाती है। तो जब ये धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जम के जब 70% या उससे ज़्यादा होता है, तब आपको लक्षण आने शुरू होते हैं। और लक्षण मतलब सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। अब ये सिम्टम्स क्या होते हैं? जो मेनली ब्लॉकेज का जो सिम्टम होता है वो चेस्ट पेन है। और चेस्ट पेन स्पेशली जब आप एक्सर्शन कर रहे हो, यानी कि जब आप चल रहे हो या कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत है, उस टाइम ये चेस्ट पेन स्टार्ट होता है। जैसे आप वॉक कर रहे हो, पूरा चेस्ट हेवी हो जाएगा या चेस्ट पेन करने लगेगा, भारीपन हो जाएगा, आपको चलने नहीं देगा, आपको रुकना पड़ेगा। जब आप रुकोगे तो 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आपको आराम मिल जाएगा। फिर आप चलोगे, फिर वैसे ही होगा, फिर आपको आराम मिल जाएगा। तो ये शुरुआती लक्षण हैं। हो सकता है शुरू में आप 1-1.5 किलोमीटर चलें तब ऐसा महसूस हो। धीरे धीरे अगर आपने डॉक्टर से सलाह नहीं ली, दवाइयाँ स्टार्ट नहीं हुई, इवैल्यूएशन नहीं करवाया, तो हो सकता है कुछ दिन, महीने, साल भर के बाद ये लक्षण बढ़ जाए। बढ़ने का मतलब हुआ कि आपके चलने का जो डिस्टेंस है या एक्टिविटी करने का जो वो है, चलने का जो डिस्टेंस है वो घट जाएगा। मतलब पहले आपको 1 किलोमीटर चलने पे अगर सिम्टम्स होता था, तो अभी वो आधा किलोमीटर में हो सकता है, धीरे धीरे और बढ़ के 100 मीटर पे हो सकता है। जो लास्ट में होता है कि आपको बाथरूम जाने में भी चेस्ट में पेन होने लगा है, और फिर सबसे आखिर है कि आपको बैठे बैठे होने लगा है। तो इसको ग्रेडिंग करने के लिए एक न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का एक क्लासिफिकेशन है, NYHA क्लासिफिकेशन, जिसमें 1, 2, 3, 4 4 ग्रेड है। इसमें 1 ये होता है कि आप नॉर्मल जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी करते हैं, यानी कि डेली जो रूटीन एक्टिविटी करते हैं, ऑफिस जाना, घर में बाथरूम वगैरह जाना, उतने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे ही आपकी एक्टिविटी उससे ज़्यादा होती है, आपको सिम्टम होने लगता है, यानी कि चेस्ट पेन होने लगता है। तो इसको क्लास 1 कहते हैं, यानी कि आपके रूटीन एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही आप उससे ज़्यादा करते हो आपको प्रॉब्लम होने लगती है। ग्रेड 2 में आता है कि मोटा मोटी आप रूटीन एक्टिविटी कर लेते हो, लेकिन थोड़ा आपको लिमिटेशन लगती है। क्लास 3 में क्या होता है कि आपके रूटीन एक्टिविटी लिमिट होने लगती है, यानी कि आप अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी में ही आपको पेन होने लग रहा है, यानी आपकी लिमिटेशन होने लगी है रूटीन एक्टिविटी करने में ही।
क्लास 4 होता है कि अब आपको बैठे बैठे होने लगा है बिना कोई एक्टिविटी किए ही। तो ये सीवियरिटी के सिम्टम्स हैं। अब तो ये जब ऐसे कोई सिम्टम्स आएँ, सब हर एक आदमी को एक ही जैसे सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं। किसी को सीने में भारीपन लग सकता है, किसी को ऐसा लगता है कि जकड़ लिया है, सफोकेशन फीलिंग है, किसी को ज़्यादातर सांस फूलने की तकलीफ़ हो सकती है, किसी को क्लासिकल चेस्ट पेन होता है। तो सबके अलग अलग अपने अपने डिस्क्रिप्शन होते हैं चेस्ट पेन के। तो अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जाते ही आपको एंजियोग्राफी और वो कराना है। आप बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, ईसीजी होगा, एकोकार्डियोग्राफी होगा। अगर डॉक्टर को लगता है कि हाँ ये हार्ट का ही है तो फिर ट्रेडमिल टेस्ट भी करा सकते हैं। उसके बाद मेडिकेशन देना है, आपके रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई करने हैं, एक डायबिटीज़ है कि नहीं, ब्लड प्रेशर है कि नहीं, कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, बाकी जो भी रिस्क फैक्टर हैं वो आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करना है। इसमें 3 या 4 रिस्क फैक्टर जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इसके लिए आप डॉक्टर आपकी हेल्प कर सकता है मेडिकेशन देके। बाकी के रिस्क फैक्टर स्मोकिंग बंद करना, अल्कोहल नहीं लेना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं बिताना, खान पान का परहेज़, वज़न कम करना, रेगुलर वॉक करना, ये सब में खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कुछ रिस्क फैक्टर जैसे कि जेनेटिक्स है, बढ़ती उम्र है, इसमें ना आपका और ना डॉक्टर किसी का कोई वश नहीं है, ये ऊपर वाले का दिया हुआ है, तो ये रह जाएगा। तो ये पहले रिस्क फैक्टर रिडक्शन करना है, फिर आपको सिम्टम रिलीफ के लिए कुछ दवाइयाँ देगा डॉक्टर। इस सिम्टम रिलीफ के बाद रिस्क फैक्टर मॉडिफाई करने के बाद भी अगर आपको सिम्टम्स रह जाते हैं तो फिर आपको एंजियोग्राफी करानी है। लेकिन हम हार्ट अटैक की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉर्मल ब्लॉकेज की बात कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखना है। क्लास 1 क्लास 2 सिम्टम्स में डायरेक्ट एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आप पहले दवाइयाँ लें, रिस्क फैक्टर मॉडिफाई करें, फिर भी अगर आप सिम्टम्स रह जाता है देन आपको ज़रूर एंजियोग्राफी करानी चाहिए। लेकिन क्लास 3 क्लास 4 सिम्टम्स में डॉक्टर आपको एसेस करके डायरेक्ट एंजियोग्राफी की सलाह दे सकते हैं, जो कि सही है। इसमें क्लास 3 का मतलब आप बाथरूम, आपकी डेली एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, आप अपना नॉर्मल रूटीन काम नहीं कर पा रहे हो, इवन बाथरूम जाने में भी चेस्ट पेन हो जा रहा है या पेन के साथ चक्कर आने लग रहे हैं, तो ऐसे में आपको डायरेक्ट एंजियोग्राफी दवाइयों के साथ साथ उसी टाइम एंजियोग्राफी भी कराई जा सकती है। उसी टाइम का मतलब है कि आज के आज ही नहीं कराना है, मतलब करा लेना है जल्दी से जल्दी। क्लास 4 का मतलब है बैठे बैठे अगर दर्द हो रहा है तो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कराना है। तो ये बात हो गई आपके हार्ट के ब्लॉकेज की, उसमें दवाएं, रिस्क फैक्टर्स की, एंजियोग्राफी कब कराना है। इसके बाद वाले वीडियो में हम और विस्तार में बात करेंगे कि अब एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंटिंग कब करानी है, स्टेंटिंग क्या होती है। धन्यवाद।